नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको ईवीएस का पेडोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र समझा दिया पूरा। उसके पश्चात हम लोग एनसीईआरटी बुक को अध्ययन कर रहे थे, जहां से 15 प्रश्न आते थे। मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी को या एनसीईआरटी की पूरी किताब को 6 थीम्स में बांटा गया है। इन्हीं 6 थीम्स को जो हम पढ़ लेंगे, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उस क्रम में हम लोगों ने पहला थीम परिवार एवं मित्र को पढ़ा, दूसरा थीम हमने आवास पढ़ा, तीसरा हमने जल के विषय में चर्चा किया और चौथा भोजन के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट चर्चा कर लिया था। देखिए, आप लोग परेशान ना होइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। बार बार आपसे कह रहे हैं, सीटेट का सिलेबस फिक्स है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आता है, तो ज़्यादा परेशान ना होइए। बस आराम से चीज़ों को अच्छे से उसको समझिए और पढ़िए। आज हम लोग अपना 5वां थीम पे चलते हैं, जो कि हमारा है यात्रा। देखिए, अब यात्रा थीम पे हमें क्या क्या समझना है, इसका भी जिक्र बुक में दिया गया है। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। यात्रा मतलब क्या, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें जगह का जिक्र होगा, किस जगह पे कैसे जाते हैं उनका जिक्र होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम ईवीएस पढ़ रहे हैं किसके लिए, टीचर बनने के लिए, किनके लिए, बच्चों के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि यात्रा के भाग में बच्चे हमारे विभिन्न राज्यों में कैसे स्कूल जाते हैं, उस पर ही चर्चा होनी है और वहां से क्वेश्चन आपको बनता है। तो पहला टॉपिक यही है कि स्कूल जाने के रास्ते, अलग अलग विभिन्न राज्यों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, उस पे हमें डिस्कस करना है। स्कूली रास्ते या स्कूल रास्ते, ठीक है। चलिए पहला समझते हैं। पहला हमें समझना है लद्दाख। अब ध्यान दीजिएगा, लद्दाख से संबंधित हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, घर के विषय में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उतना ही जिक्र होगा जो यात्रा का भाग रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को बनाते हैं। देखिए, बात करें लद्दाख की तो सिंपल सी बात है, लद्दाख में ट्रॉली से, किससे, लद्दाख में ट्रॉली से, इस ट्रॉली को लोहे के तार द्वारा बांधकर, लोहे के तार द्वारा बांधकर इस ट्रॉली की मदद से 4 से 5 बच्चे एक साथ नदी पार करते हैं, पहाड़ी पार करते हैं और स्कूल को जाते हैं। बात को समझिएगा, लद्दाख में जैसे अगर पहाड़ी हिस्सा है, ये 2 पहाड़ी हिस्से हैं, तो इनके बीच ऐसे लोहे की तार बांध के यहाँ पर ट्रॉली में कुछ बच्चे बैठ करके घिरनी की सहायता से इस तरफ पार जाते हैं। या आपसे कहेगा कि भारत के किस राज्य में बच्चे ट्रॉली से या लोहे के तार से बने डोली में बैठ के स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख में। लद्दाख में लोहे के तार से बनी ट्रॉली में बैठ करके 4, 5, 6 बच्चे नदी को पार करते हैं या स्कूल के लिए रवाना होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है हिमाचल। हिमाचल देखिए, बहुत ही सुंदर प्रदेश है हिमाचल। यहां पर बच्चे जंगलों से होते हुए, जंगलों से या जंगलों से होते हुए जानवरों के आवाजों को या जानवरों के आवाज सुनते हुए स्कूल जाते हैं। जानवरों के आवाज सुनते हुए स्कूल जाते हैं। आपसे पूछता है किस राज्य में बच्चे घने जंगलों में या जंगलों के बीच जानवरों की आवाज सुनते हुए स्कूल की तरफ रवाना होते हैं, तो आपका है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बच्चे जंगलों के बीच से गुजरते हैं और तरह तरह के जानवरों की आवाजें आती रहती हैं और एक टोली बना के एक ग्रुप में बच्चे स्कूल या पढ़ने जाते हैं। क्लियर। अगली बात है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं, यहाँ क्या है, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो उत्तराखंड में बच्चे खतरनाक, उत्तराखंड में बच्चे खतरनाक ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हो करके स्कूल जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हो करके स्कूल जाते हैं। क्लियर। अब आप कहेंगे आप हमको क्या बता रहे हैं भाई, ऐसे पूछता है
भारत के किस राज्य के बच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए स्कूल जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों से स्कूल जाते हैं। आखिरी आपका आता है एक नेक्स्ट मतलब है उत्तर की पहाड़ियां। उत्तर की पहाड़ियां। अब ये उत्तर की पहाड़ियों से तात्पर्य है हिमालय की पहाड़ियों का इलाका। साथ पहाड़ियां इधर का मतलब समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए, उत्तर की पहाड़ियों से बच्चे बर्फीले रास्तों से स्कूल जाते हैं, बर्फ के रास्तों से स्कूल जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। कैसे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं बर्फ धंस जाता है, बर्फ धंस जाते हैं, इसलिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ चलते हैं, मान लीजिए एक ने पैर रखा, धंस गया तो दूसरे उसको पकड़ के खींच लेंगे। क्लियर हुई बातें? तो उत्तर की पहाड़ियों से कैसे चलते हैं लोग? ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते हैं। कैसे आते हैं? ऊबड़ खाबड़ रास्तों से। अब बात करते हैं मैदानी इलाकों की। देखिए, मैदानी इलाका मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया, बिहार का हिस्सा हो गया, इन इलाकों से, मैदानी इलाकों से पैदल बच्चे पैदल या मोटरसाइकिल से, पैदल या मोटरसाइकिल से, या कह लीजिए मोटर वाहन से, कार से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सिंपल है कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? पैदल चल के। और इसी में ध्यान दीजिएगा, जो बच्चियां होती हैं 7 से 8 के ग्रुप में बच्चियां स्कूल जाती हैं। कैसे जाती हैं? बच्चियां 7 से 8 के मतलब कि 7-8 के ग्रुप में बच्चियां मिल करके स्कूल जाती हैं और वहां पे साइकिल के साथ अपना ग्रुपिंग करके वो स्कूल पढ़ने जाती हैं। क्लियर रहेगा? मैदानी इलाकों में, ठीक है। कितने जगहों पे? 4-5 जगहों पे हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। एक अगला हमारा शिमला। अब आपको लग रहा होगा कि शिमला भी ठंडा प्रदेश है, यहाँ भी उबड़ खाबड़ रास्ता होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हमें उन्हीं रास्तों के विषय में डिस्कस करना है जो किसी कारणवश कुछ विशेष अनुभव कराते हो। जैसे इन सब रास्तों में देखिए कुछ ना कुछ नई बात आपने जानी। तो शिमला में बात यह है कि बच्चे खच्चर से यात्रा करते हैं। घोड़े या खच्चर से यात्रा करते हैं। तो आपसे पूछता है कि घोड़े या खच्चर से कहाँ के लोग यात्रा करते हैं? तो शिमला में। कहाँ के लोग यात्रा करते हैं? शिमला में। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछता है। अगली हम बात करते हैं, अगली कड़ी में जो हमारा है वो है राजस्थान। राजस्थान, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? ऊंट। तो राजस्थान में चलती है ऊंट गाड़ी और बच्चे ऊंट गाड़ी पे बैठ करके स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं भैया? ऊंट गाड़ी पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं कि हाँ बच्चे भाई ऊंट गाड़ी पे बैठेंगे और आराम से स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है? राजस्थान में। आगे हम जिक्र करते हैं, अगला हमारा है गुजरात। ये देखिए, गुजरात के लोग जो होते हैं ना बहुत जुगाड़ू होते हैं। पूरे भारतवर्ष में सबसे दिमागदार गुजरात वाले हैं। देखिए, गुजरात वाले क्या करते हैं? मोटरसाइकिल ले लेंगे और मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में ये, जैसे आप ठेला जानते हैं, ठेला, उसको अटैच कर देंगे। ठेले को अटैच कर देंगे या पटरी लगा के 2 पहिया कनेक्शन जोड़ देंगे और ये इस प्रकार से एक साथ में 5 से 7 बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं कह लीजिए, या 5 से 7 लोग इस पे यात्रा कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसी पूरे सिस्टम को या इस प्रणाली को जुगाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगाड़। तो आपसे सवाल पूछता है कि कहां के या किस राज्य के लोग जुगाड़ द्वारा यात्रा करते हैं? तो जुगाड़ द्वारा यात्रा करते हैं गुजरात में। जू से जुगाड़, गू से गुजरात, जू। ठीक है, तो गुजरात वाले जुगाड़ करते हैं, गुजरात वाले जुगाड़ करते हैं। क्लियर?
गुजरात वाले क्या करते हैं, जुगाड़, और जुगाड़ करके अपना वो काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इमेजिन कर पा रहे हैं आप? सोचिए आगे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का पिछले हिस्से में वेल्डिंग कर करके एक तख्ता लगा करके, या कह लीजिए कि तख्ता नुमा, या कह लीजिए कि प्लाईवुड लगा करके, दो पहिए लगा करके ठेले जैसी संरचना को अटैच कर दिया गया, और फिर उस पे सब्जी ढो रहे हैं, लोगों को ढो रहे हैं, या अन्य काम यूज कर रहे हैं। तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है जुगाड़। और ये व्यवस्था कहाँ है? ये व्यवस्था आपकी है गुजरात में। क्लियर हुआ? कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आश्रम। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बांस के बने घर कहाँ होते हैं? असम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो बस अगर आपको वो याद है तो सिंपली आपको यहां समझना है, बांस के पुल से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। कहां? असम में। एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, बच्चे पुल को क्रॉस करते समय एक हाथ में किताब लिए रहते हैं और एक हाथ से पुल की रस्सी पकड़ के वो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछता है कि किस राज्य में अत्यधिक बारिश होने के कारण बच्चे एक हाथ से रस्सी और दूसरे हाथ में किताब दबा के रास्ते से या पुल क्रॉस करते हैं? तो ये आपका असम है। असम में बच्चे एक हाथ में किताब पकड़ लेंगे, बैग पकड़ लेंगे, और दूसरे हाथ से ऐसे रस्सी पकड़ लेंगे और बांस के से पुल को धीरे 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 क्रॉस करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो बांस के पुल से बच्चे स्कूल किस राज्य में जाते हैं? असम में। आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है केरल। अब देखिए केरल से संबंधित दो चीजें आपको जाननी है। यहां पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो छोटी नाव से जाते हैं। किससे? छोटी नाव से जाते हैं। उसका नाम है वल्लम। क्या नाम है? यहां लिख देते हैं हम, वल्लम। क्या नाम है? वल्लम। वहीं पर बड़ी संख्या में या बड़ी नाव होती है जिसको हम कहते हैं फेरी। क्या कहते हैं? फेरी। जैसे समझिए नदी है, वल्लम क्या करेगा? गया बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया, बच्चे पढ़ेंगे, 5-7 घंटे बाद वापस लेने जाएगा। लेकिन फेरी का काम ये है, यहां से कुछ लोग आए, गया यहाँ छोड़ के फिर वापस आया, फिर यहां से लिया, फिर छोड़ के फिर वापस आया, फिर लिया, फिर छोड़ के वापस आया। तो यही तो होता है फेरी लगाना। तो फेरी नाव क्या करता है? लोगों को ले आता ले जाता है, ले आता ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वल्लम और फेरी में यही डिफरेंस है। फेरी भी केरल में चलती है, वल्लम भी केरल में चलता है। वल्लम क्या करता है? बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल ले आता है, ले जाता है। अब बड़ी नाव जो फेरी है वो लोगों को ढोने का काम करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बड़े लोग नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हैं, बट बहुतायत यूज इसका बच्चों के लिए होता है और इसका बड़ी नाव में लोगों के लिए। क्लियर हुआ? तो फेरी और वल्लम के लिए आपसे पूछेगा कि किस राज्य में बच्चे तैर करके स्कूल जाते हैं या नाव से बैठ के स्कूल जाते हैं? तो आपका केरल में है। क्लियर हुआ? यात्रा संबंधित ये 10 बिंदुओं को बहुत ध्यान से रखे रहेगा। अधिकतर क्वेश्चन में पूछता रहता है कहां से जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो देखिए यात्रा ये तो फिक्स है कि 6 थीम में से हर थीम को टच करता है, और जब टच करेगा तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप तैयार रहिए, कोई भी बिंदु हमें छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिस्कस करने के पश्चात देखिए अब हमने क्या देखा, हमने पहले ये देख लिया कि विभिन्न राज्यों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो क्या यात्रा का टॉपिक इतना ही था या यात्रा वाले चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था? अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक लड़की है ओमना, ध्यान दीजिएगा, ओमना, और चैप्टर का नाम था ओमना की डायरी। ये क्या करती थी? ये गुजरात में अपनी सहेली के साथ रहती थी। इसकी सहेली का नाम था राधा। ठीक है, एक बार अपने सहेली से बोली चलो हम चलते हैं घूमने। कहाँ? केरल चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया? इसने कहा कि चलो हम लोग गुजरात के, और गुजरात की ये गांधी धाम में रहती थी। कहाँ रहती थी? गांधी धाम में। ठीक है, गुजरात के गांधी धाम में रहती थी। इसने कहा चलो हम लोग चलते हैं केरल। कहाँ चलते हैं? केरल। बीच में प्लान बन गया लेकिन राधा का पैर टूट गया। अब भाई राधा का जब पैर टूट गया तो ये जा नहीं पाई। तो इसने कहा यार सहेली मैं जा नहीं पाऊंगी, तुम जाओ और जो जो चीज तुम देखना उसको लिख लेना।
अब यहीं से कहानी शुरू होती है ओमना की। अब ओमना जैसे ही यात्रा शुरू करती है अपनी डायरी में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर देती है। तो जो जो चीजें उसने लिखा था वही हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओमना की शुरुआत या ओमना ने कहां से कहां तक सफर किया था? तो गुजरात के गांधीधाम से लेके केरल तक। गुजरात के गांधीधाम से लेके इसने केरल तक सफर किया था। जब ये शुरुआत में इसने जब स्टार्ट किया तो इसने देखा कि ट्रेन पहले कहां से चली थी? गांधीधाम से। इसके पश्चात ट्रेन आती है वलसाड़ स्टेशन पे। कहां आती है? वलसाड़ स्टेशन पे। और उसके पश्चात आखिरी जो स्टेशन था जब तक इसने लिखा था वो था अहमदाबाद स्टेशन। ये तीनों के तीनों स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है। आपसे पूछता है वलसाड़ स्टेशन कहाँ है? गुजरात राज्य में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप ध्यान रखिएगा गुजरात में है। तो गांधीधाम से ट्रेन चली वलसाड़, वलसाड़ से अहमदाबाद और फिर ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर ओमना सो जाती है। क्या करती है? सो जाती है। इसलिए बीच में क्या पड़ता है इसको नहीं पता। तो पहले तरह ध्यान रखिएगा, वलसाड़ स्टेशन पे उसने कुछ खाया था। वो हमने आपको भोजन वाले चैप्टर में बता दिया था। क्या खाया था उसने? ढोकला और चटनी वाले चावल, नींबू वाले चावल हमने वहां पर डिस्कस किया था, याद है आपको? तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? इसके पश्चात जब ओमना की नींद खुलती है तो वो देखती है स्टेशन का नाम था मडगांव और ये स्टेशन पड़ता है गोवा में। वहां पे जब इसकी नींद खुलती देखते हैं स्टेशन का नाम लिखा था मडगांव, गोवा। अर्थात मडगांव स्टेशन कहाँ है? गोवा में। वहां पे ये देखती है मडगांव में जो स्टेशन था, वहां पे ये देखती है कि वहां का जो वातावरण था बिल्कुल ठंडा था और वहां पे लाल मिट्टी थी। लाल मिट्टी प्लस ठंडा वातावरण, ठंडा वातावरण, ठीक है? ठंडा वातावरण, ठंडा वातावरण। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछता है किस जगह की मिट्टी लाल होती है, ठंडा वातावरण होता है? तो मडगांव का या गोवा का। इसके साथ साथ यहीं पे उसके पिताजी, देखिए कहानी हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं थोड़ा सा। यहीं पे उसके पिताजी बताया बेटा अब हम लोग सुरंगों से गुजरेंगे और लगभग 92 सुरंगे, कितनी सुरंगे? 92 सुरंगे और 2000 पुल हमें क्रॉस करने पड़ेंगे या 2000 पुल हम क्रॉस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस राज्य से किस राज्य के बीच बहुत सारी सुरंगें पड़ती हैं, बहुत सारे पुल पड़ते हैं? तो गोवा से लेके केरल तक। कहां तक जा रही थी वो? केरल तक। गोवा तो पहुंच ही चुकी है, अब इसके बाद कहां जाएगी? केरल। तो गोवा से केरल के बीच 92 सुरंगे और 2000 पुल पड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कितनी? 92 सुरंगे, 2000 पुल पड़ते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? अब उसकी ट्रेन आगे बढ़ती है, फिर उसको कुछ दोस्त मिलते हैं। वो दोस्त बताते हैं कि भाई हम जाएंगे केरल में ही, कहाँ जाएंगे बताएंगे। फिर इसके बाद अगले स्टेशन पे आती है, उस स्टेशन का नाम था उडुपी। देखिए कहीं कहीं उडुपी लिखा है, कहीं कहीं उडीपी लिखा है, तो समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उडुपी और ये स्टेशन था कर्नाटक में। कहां था? कर्नाटक में। वहां पर इसने देखा कि चावल की खेती ज्यादा होती है, वहां पे नारियल का उपज ज्यादा होता है। चावल की खेती होती है प्लस नारियल का उपज होता है। वहां पे लोग धोती प्लस जो औरतें होती हैं वो बहुतायत साड़ियां पहनती हैं। क्या पहनती हैं? साड़ियां। और धोती जो थी वो क्रीम कलर की थी, क्रीम कलर की। क्लियर हुआ? तो जब ओमना उडुपी स्टेशन पहुंची उसने देखा कि चावल के खेत बहुत सारे थे, नारियल के पेड़ दिख रहे थे, तो उसने आइडिया लगाया कि अच्छा यहाँ चावल खेती ज्यादा होती है प्लस नारियल खेती होती है। उसने देखा स्टेशन पे जो भी लोग घूम रहे थे वो धोती पहन के घूम रहे थे क्रीम कलर की, और जो महिलाएं थी उन्होंने अच्छी अच्छी साड़ियां पहन रखी थी। तो आपसे पूछेगा कि किस राज्य में क्रीम कलर की धोती और साड़ियां पहनते हैं? पहनने को तो कहीं पहन सकते हैं, बट जो बुक में जिक्र किया है वो जिक्र किया है आपका कर्नाटक में, और हमको वही पढ़ना है। ठीक है? इसके जो दोस्त मिलते हैं वो केरल के कोझिकोड में उतर जाते हैं। कहां पे? कोझिकोड में। जो इसके दोस्त मिलते हैं वो केरल के कोझिकोड में उतर जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कोझिकोड स्टेशन कहां है? केरल में। और फाइनली ओमना कोट्टायम, कहां पे?
कोट्टायम नगर नामक जगह पे या कोट्टायम स्टेशन पे उतरती है, और वो भी कहाँ है, केरल में है। वो भी कहाँ है, केरल में है। तो ये रहा पूरा ओमना का सफर। ओमना कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे गई। इसके बाद जब वो उतरती है तो अपने वलियम्मा के यहाँ उतरती है। ये भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है, तो उस चीज का जिक्र हम नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस आप इतना जानिए, ओमना ने यात्रा शुरू किया था गुजरात के गांधीधाम से, केरल तक वो आई थी। बीच में जहां जहां उसने जो चीजें देखा, जो अनुभव किया, उसी चीज को हमने पढ़ लिया, हमारी यात्रा खत्म हो गई। ठीक है, किन किन का जिक्र आया। एक बहुत जरूरी है मडगांव गोवा का, जहां से या गोवा से केरल तक 92 सुरंग के 2000 पुल को क्रॉस करना पड़ता है। उडीपी स्टेशन पे आपको चावल की खेती देखने को मिलेगी, नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ लोग धोती और पीले रंग की साड़ियां पहने औरतें दिखेंगी। ठीक है, फिर आपका कोंजीकोट और कोट्टायम, ये दोनों रेलवे स्टेशन कहाँ है आपका, दोनों का दोनों रेलवे स्टेशन आपका केरला में है। ठीक है, फिर देखिए एक छोटा सा चार्ट बना के दिया था कि यहां से लेकर के, गुजरात से लेकर के जब हम केरल तक जाएंगे तो कितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। हालांकि वो तो नहीं पूछता, कभी कभार पूछता है कि गुजरात से लेकर नागरकोइल तक कितने स्टेशन पड़ते हैं। कहां से लेके, गुजरात से लेके नागरकोइल तक, और नागरकोइल है तमिलनाडु में। टोटल 58 स्टेशन पड़ते हैं। कितने, 58। अब आप कहेंगे कि वो तो केरल तक गई थी, आप ये क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस ट्रेन से गई थी उस ट्रेन का आखिरी पड़ाव यही था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा कभी कभार पूछ सकता है। तो गुजरात से लेके नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में अंतिम हिस्सा है, वहां तक टोटल 58 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कहानी हो गई ओमना की दी एंड। ओके, अब थोड़ा सा जिक्र आ गया ट्रेन का, तो थोड़ी सी जानकारी हम ट्रेन के विषय में जान लेते हैं। देखिए, आपसे सवाल पूछता है कि ट्रेन टिकट से किस किस चीज की जानकारी होती है। ट्रेन टिकट से जानकारी हमें क्या क्या मिलती है, जरा हम उस पर गौर करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ट्रेन टिकट से हमें ट्रेन का नाम, किसका नाम, आदमी का नहीं, ट्रेन का, ट्रेन का नाम वह इसका नंबर ज्ञात होता है। ट्रेन का नाम वह नंबर ज्ञात होता है। दूसरी बात, यात्रा की तिथि, किस तिथि को हमें जानना है, प्लस यात्रा का समय, कितना समय लगेगा, प्लस यात्रा का किराया, ये सब हमें टिकट से ज्ञात हो जाता है। उसके साथ साथ हमें सीट नंबर, भाई टिकट पे लिखा रहता है, कोच नंबर, या इसी को कहते हैं बर्थ नंबर, या इसी को कहते हैं डिब्बा नंबर की भी जानकारी हो जाती है। क्लियर। तो एक ट्रेन टिकट से मात्र इतनी ही जानकारी होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको ट्रेन नंबर मालूम हो जाएगा, ट्रेन नंबर के साथ साथ आपको ट्रेन की नाम पता हो जाएगा, उसके साथ साथ किस तारीख को जाना है, कितने बजे आपकी ट्रेन है, और कितना पैसा लगेगा। साथ ही साथ आप सीट कहिए कि सीट नंबर या डिब्बा नंबर जान जाएंगे, और उसके साथ साथ कितनी दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है, जहां आप जा रहे हैं कितना चीज आप जान पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या जान पाएंगे, ट्रेन का नाम नंबर क्लियर है। जब ट्रेन का नाम नंबर पता तो डिब्बा नंबर पता ही होना चाहिए, और सीट नंबर, ये चार चीज तो ऐसे कंफर्म हो गया। उसके बाद अगर आपको यही नहीं पता है कि किस दिन जाना है, तो आप चाहे जो पुराना टिकट लेके जाइए, 10 साल पुराना टिकट, टीटी साहब हम आ जाए मारेगा दो थवरा, कितना लायक कहीं का, 2 साल पुराना टिकट लाया है, आज का टिकट दिखा, यानी कि उससे तिथि और समय दोनों का ज्ञान होता है, और लास्ट में उसका किराया। क्लियर हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जब टीटी आता है चेक करने, तो वो एक कागज लेके आता है, कागज, उसको बोलते हैं अनारक्षित चार्ट। अनारक्षित चार्ट, इस चार्ट पे व्यक्ति का नाम, लिंग और उम्र लिखा होता है, जिससे वो मिलान करता है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज से आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और जरूरी नहीं है कि नाम लिखा ही हो, टिकट पे तो बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, इस पे नाम लिखा रहेगा। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। तो क्लियर हो गया, ये हो गई आपकी किसकी बात हो गई, ट्रेन की बात। रुको थोड़ा फैन चालू कर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, इस यात्रा के क्रम में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको जरा नोट कर लीजिएगा। छोटा सा पॉइंट ये है कि मुंबई से, देखिए मुंबई से अगर हम दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं, किसकी, दिल्ली की, तो टोटल 1400 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लस हमें महाराष्ट्र से होकर के जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद हमें गुजरात से होकर जाना पड़ेगा और गुजरात के बाद हमें राजस्थान से होके जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आप ये इसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जगह आया हुआ है, कहाँ आया भी डिस्कस करेंगे। तो मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर, और इस दौरान हमें 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अगला हमारा है टॉपिक मुंबई से लद्दाख की यात्रा। कहाँ की? मुंबई से लद्दाख की यात्रा। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति था गौरव जानी, इसका नाम ही था गौरव जानी। ये अपने मोटरसाइकिल, बुलेट थी, मोटरसाइकिल से यात्रा करने निकल गया। किससे? मोटरसाइकिल से। और इस मोटरसाइकिल का नाम था लोनार, और लोनार का अर्थ है अकेला रहने वाला। क्या नाम है? अकेला रहने वाला। ठीक है, अब ये व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से चल दिया लद्दाख, और जब ये लद्दाख पहुंचा, इसने अच्छे अच्छे घर देखे। कैसे घर देखे? मैंने आपको वहां बताया हुआ है। उसके बाद जब ये पहुंचा तो वहां पे बच्चों ने झूले 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 बोला। क्या बोला? बच्चों ने बोला झूले झूले। तो झूले झूले का अर्थ है स्वागत स्वागत, यानी कि उसका वहां पे स्वागत हुआ, और उस स्वागत को क्या कहते हैं? झूले झूले बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? झूले झूले। तो भाई गौरव जानी कैसे गया? अपनी बाइक के साथ गया। उसके बाइक का नाम था लोनार। मुंबई से ये लद्दाख तक गया, वहां पे उसने घर वगैरह देखे, उसका स्वागत हुआ, झूले झूले नाम से उसका स्वागत हुआ। अब वहां पे उसने पहाड़ी पे उसने देखा चांगथांग पठार। क्या देखा? चांगथांग पठार। चांगथांग पठार जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 5000 मीटर। 5000 मीटर पे चांगथांग पठार पे ये गया। वहां पे उसने देखा चांगपा जनजाति के लोगों को। किसको? चांगपा जनजाति के लोगों को। और ये लोग रेशम से मतलब कि रुई से बने टेंट में रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? रेबो। ये भी मैंने आपको बताया है। ये रेबो टेंट में रहते थे, और वहां बड़ी भयानक ठंडी पड़ती है, इतनी भयानक, -40 सेंटीग्रेड तापमान। सोचिए, 0 सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ हो जाता है, और ये -40 सेंटीग्रेड पे यहाँ पे जनजाति रहती है। कैसे रहती होगी? कुछ तो विशेष होगा। वहां पर एक विशेष प्रकार की बकरी जिसका नाम है पश्मीना, या विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है, जिसके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है, और ये शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। सोचिए कितना मजबूत ये शॉल होगा। अब आप कहेंगे बहुत मोटा होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम पतली सी शॉल होती है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पश्मीना नामक पहाड़ी बकरी के बाल से बनाई जाती है, और बकरी का 6 बाल, सोचिए बकरी का 6 बाल इंसान के 1 बाल के बराबर है। अब आप सोचिए कि बकरी का बाल कितना महीन होगा। मतलब अगर ये बकरी ऐसे मोटे मोटे 6 मिला दीजिए तब जाके 1 के बराबर था। यानी कि देखिए, अगर बकरी के ऐसे 6 बाल हम रख दें गिन करके, तो इंसान का 1 बाल, दोनों बराबर था। मतलब हमारे बाल की जो मोटाई है, अपना बाल देखिए कितना पतला होता है, उस समय भी 6 बाल, यानी कि हमारा 1 बाल, उसका 6 बाल, इतना महीन। तो सोचिए इतने महीन बाल से जब स्वेटर बनेगा, तो क्या स्वेटर बनाना इतना आसान होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए स्वेटर को मशीन से नहीं बना सकते, इसको हाथ से बनाते हैं। किससे? हस्तकला से। और लगभग 200 से 250 घंटे लगते हैं इस साल को बनाने में। 200 से 250 घंटे, या कह लीजिए लगभग 10 दिन लगता है इस साल को बनाने में, तब जाके ये साल तैयार हो पाती है। क्लियर हुआ? तो ये जिक्र हो गया पश्मीना साल के बारे में। क्या क्या पॉइंट था, कैसे कैसे पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यात्रा को पढ़ा, हमने स्कूल जाने के रास्तों को पढ़ा, हमने ओमना की यात्रा को पढ़ा, हमने लोनार के विषय में सीखा, हमने चांगफा जनजाति और वहां के लोगों द्वारा पाली गई बकरी के विषय में पढ़ा, साल के विषय में पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम कुछ साहसिक यात्राओं के विषय में चर्चा करते हैं। साहसिक यात्रा मतलब क्या था उसको हम समझाते हैं। देखिए, साहसिक यात्रा, साहसिक यात्रा, देखिए इनमें पहला नाम आता है बछेंद्री पाल। किनका नाम आता है? बछेंद्री पाल। क्यों आता है जरा गौर दीजिएगा। ये विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे, जिसकी ऊंचाई एनसीईआरटी किताब के अनुसार 8,848 मीटर है। यह नेपाल की पहाड़ी पे है, या नेपाल का हिस्सा है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 23 मई 1984 के दिन यह उपलब्धि हासिल की थी और 1:07 पे इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा था और लगभग 43 मिनट तक ये वहां पे रही थी। क्लियर हुआ? तो बछेंद्री पाल कौन थी? बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर को कवर किया या चढ़ा। 23 मई 1984 को उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की 1:07 पे, या लगभग 1 बजे, और वहां पे ये 43 मिनट तक रही। इस प्रकार ये भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूर्ण की थी। भारत की पहली और विश्व की 5वीं। उसके साथ साथ इनका पूछता है इन्होंने ये ट्रेनिंग कहां से लिया था? तो इन्होंने पर्वतारोहण कह लीजिए या चढ़ाई की जो ट्रेनिंग ली थी, उस कॉलेज का नाम था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, देहरादून। और ये देहरादून कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में इन्होंने अपनी एमए और बीए की डिग्री ली थी डीएवी कॉलेज से। ठीक है, तो इतना चीज इनके विषय में ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे उसको हम अच्छे से बता पाए। किसके विषय में? बछेंद्री पाल के विषय में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग, ये सब नाम जानते होंगे। नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने 1969 में चांद पे कदम रखा था। किस पे? सबसे पहले चांद पे कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। आप ध्यान रखिएगा। अगली बात है कल्पना चावला। अब आप इनसे साथ परिचित होंगे। कल्पना चावला थी भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, या आप कह लीजिए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। एक महिला का और नाम है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, इन्होंने 6 महीने से ज्यादा वक्त स्पेस में कह लीजिए या अंतरिक्ष में बिताया था। इसीलिए इनको कहा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाली महिला कौन थी? कल्पना चावला। चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर हुआ?
इतना पॉइंट दोस्तों यात्रा से संबंधित हमारे टॉपिक में है। अल बरूनी भी यहाँ पे है, लेकिन अल बरूनी का जिक्र हम लोगों ने जल में कर लिया था, इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, फालतू लोड नहीं बढ़ाना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने यात्रा नंबर थीम से सभी टॉपिक को कवर कर लिया। आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स की परवाह मत करिए, नोट्स आपको टाइम पे मिल जाएगा, पूरा हम बना रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ बिंदु या कुछ पॉइंट छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको अच्छे से देखेंगे, कवर कर देंगे। हालांकि कोई टॉपिक छूटा नहीं, हमने सब आपको कवर कर दिया। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।